Then compose poetry contest public appreciation award Hiba Fatima. And last but not the least, my AMU story contest, Rashmeet Kaur. Now I would like to request Nilesh Mishra Sahab once again to kindly unveil the newsletter of AMU Literary Festival. I would also like to request mentor UDLC Siraj Ajmali Sahab and coordinator CEC Professor F.S. Shirani Sahab to kindly come on the stage and help in the unveiling of AMU Literature. I would also like to request the team Zainab, Aka, Omar, Khurshid and Shidra Fatima to kindly come on the stage. The team behind the newsletter. Now I would like to request coordinator CEC Professor F.S. Shirani to kindly give our mementos to our guest Nilesh Mishra Sahab. Once again, I would request Professor F.S. Shirani to kindly give mementos to our mentor, Professor Siraj Ajmali Sahab. और आखिर में ये लिटरेरी फेस्टिवल बगैर जिस इंसान के हो ही नहीं पाता वो प्रोफेसर F.S. Shirani, coordinator CEC. I would like to request our guest of the day, Nilesh Mishra Sahab, to kindly give a memento to Professor F.S. Shirani, coordinator CEC. Thank you sir. Thank you so much. और अब एक बार फिर से कहानियों का सफर शुरू होता है. शुक्रिया. कितना टाइम है मेरे पास? जी, कितना वक्त है मेरे पास? कहानी है जो सुनाना चाहता था, पर थोड़ा सा लंबी है, वक्त नहीं शायद. चलिए सुनो. इस कहानी का नाम है पहला प्यार. इसका पहला हिस्सा सुनो.
आज सोमवार है ना, आज ही जब मैं पहली बार उससे मिली थी। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। मैं जानती हूँ ये सच है। कितने साल बीत गए, लेकिन मुझे अभी याद है उस दिन मैंने क्या पहना था, उस दिन उसने क्या पहना था, कैसे मेरी मुंबई में पेट्रोल नहीं था और मैं उसे धकेल कर पेट्रोल पंप तक ले जा रही थी। हम कहाँ किस दुकान के सामने खड़े थे और कैसे मैं एक चौकन्ने जासूस की तरह उससे बात करते हुए कनखियों से ये भी देख रही थी कि कौन हमें खिड़कियों से छज्जों से देख रहा है। गॉसिप किस घर से शुरू होगी, तब आजकल की तरह थोड़े था। सारे छोटे छोटे शहरों की तरह याद शहर में भी कंजर्वेटिव परिवार की लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स नहीं होते थे। घर में पापा और भाई, स्कूल में टीचर, बस यही हमारी जिंदगी के मुख्य पुरुष किरदार हुआ करते थे। और भाई अगर मेरे भाई की तरह हट्टा कट्टा और ओवर प्रोटेक्टिव निकला तो बस शुक्र है उस दिन भैया नानी क्या कर रहे थे। मम्मी ने मामा जी के पास भेजा था भाई दूज का टीका लेकर। सब याद है मुझको एक एक चीज। उस दिन की सर्दी की दोपहर, ऊन के दास्तानों में भी ठिठुरते हुए मेरे हाथों में सिहरन, और जब पहली बार मैंने उससे बात की तो वो सारी आवाजें जिनमें मेरा मोहल्ला लिपटा हुआ था। जिद पर रहा फेरी वाला, कोई सुने या ना सुने, लेकिन कवियों की तरह जिद पे उतारू था कि पूरी कविता सुना के ही मानेगा। दूध वाला दूध के खाली कैन लेकर चल चल करती अपनी साइकिल लेके पास से गुजरता हुआ। दूर कहीं खिड़की से किसी नाराज मां की आवाज, पप्पू तुमने अभी तक नहीं नहाया? गंदे लेंगे। स्कूल से लौटते बच्चों की घुसर और अपने ही किसी राज पर, किसी चुटकुले पर जोर दिया से। और इन सब के बीच, इन सारी आवाजों के कोलाहल में वो एक आवाज जो मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी में आशिक मिजाज लड़के थे, लेकिन शायद मेरे भाई के खौफ और मेरे पढ़ाकू स्वभाव की वजह से किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि कुछ ऐसा ऐसा कहें। सारी सहेलियां चुप चुप के बक बक करके न जाने क्या खिलखिलाती रहती थी, और मैं पहुंचती तो कहती तुम्हारे लायक बात नहीं है। बड़ी बेइज्जती भी लगती थी कभी कभी। मैं अपनी सादी लेकिन खुश दुनिया में मस्त जी रही थी। एक दिन अचानक साइकिल पे आते एक लड़के ने मेरा रास्ता रोककर कहा, हाय, मेरा नाम शिव है, इसी कॉलोनी में रहता हूँ, हम लोग अभी भी आशिक हुए हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है, आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। बेशर्मी, बेबाकी, मासूमियत, ईमानदारी, बदतमीजी, आप बताइए क्या करूं इसे। जैसे उसे मुझे देखने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, बीच सड़क पे मेरा रास्ता रोकने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत नहीं थी। एक अनजान लड़का एक सेकंड में मेरे ऊपर इतना अधिकार जमा रहा था। उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी। अजीब इत्तेफाक था, है ना? मुझसे उम्र में 2-3 साल छोटा लग रहा था। मैंने कहा, आप अपनी किसी हम से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? पलट के उसने कहा, अच्छा, मुझे नहीं पता था आपके पोते भी। मैंने कहा, जी आपके कंपैरिजन में मैं जरूर दादी हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मास्टर ज्वाइन किया है। वो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, वो पिंटी है ना, आपके घर के सामने रहती है, उससे दोस्ती कर लीजिए, मैं बात कर लेती हूँ। शिव बोला, देखिए आपको दोस्ती नहीं करनी तो साफ कह दीजिए, ये उम्र के बहाने और दूसरों से मेरी मैच मेकिंग के आइडिया रहने दीजिए। मैं जानता हूँ पिंटी को, मुझे इंटेलिजेंट लड़कियां पसंद है। जरूरी नहीं कि हमेशा खूबसूरती इज इक्वल टू काबिलियत।
तारीफ मुझ पे हमेशा काम आ जाती है, लेकिन मैंने दिल कड़ा किया और कहा मैं दोस्ती नहीं कर सकती हूँ। मेरे भाई साहब लड़के लड़कियों की दोस्ती में विश्वास नहीं करते हैं और मेरे पास सबके लिए वक्त भी नहीं है। I'm sorry। ढीठ था वो, जेंटलमैन ढीठ। मैंने उसकी दोस्ती ठुकरा दी थी। कुछ पल खड़ा रहा, जैसे जानता हो कि ये आखिरी राह नहीं थी, ये पहली राह थी। वो जानता था कि मैं चाहती तो हमेशा की तरह अपने भाई से शिकायत कर सकती थी। न जाने उसने क्या था कि मैंने भाई को नहीं, रात को अपनी छोटी बहन को बताया। न जाने क्यों मुझको ऐसे देख रहा था। शायद मैंने बिंदी लगा रखी थी और शायद मैं अच्छी लगी हूं। पहली बार मुझे किसी ने खूबसूरत महसूस करवाया था। अगले दिन वो मुझे फिर चौक में दिखा, हाथों में कॉपी किताबें थी। मैं भी कुछ बहाना करके सामने की दुकान से सब्जी खरीदने लगी। पलटी तो आंखों के कोने से उसे फिर देखा। उसमें कुछ था, शरारत और सादगी। और उसका नाम शिव, मेरा नाम शिवांगी। अजीब इत्तेफाक था ना। तो वक्त अगले दिन पेट्रोल पंप के सामने ही मिल गया। बोला, हाँ शिवांगी। मेरे मन के शॉर्टवेव पे एक गीत सुनाई दिया। पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। फिर साउंड ट्रैक रुक गया। अपना मुस्टंडा भाई याद आ गया। उन दिनों फेसबुक तो था नहीं, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आमने सामने आई थी और मैंने उस पर नॉट नाउ का बटन दबा दिया था। मेरे खानदान के हिसाब से मेरे लिए लड़कों से दोस्ती, प्यार, ये सब मना था। मैंने कहा चलो। उसने कहा तो फिर? मैंने कहा तो फिर? लेकिन वो दिमाग से फुर्र होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगले दिन मुझे फिर सब्जी बाजार में मिल गया। सब्जी लेने के बहाने मेरे बगल में आके खड़ा हो गया और चतुराई तो ऐसे है, ऐसे सब्जियों के भाव पूछने लगा कि चाहे लाइफ में कभी एक आलू भी ना खरीदा हो, दुकानदार से कटहल पे मोल भाव कर रहा था। जब दुकानदार किसी और से पैसे ले रहा था तो झट से शिव मेरी ओर मुड़ के बोला तो फिर? पापा से मेरी खूब पटती थी, हमेशा से मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। वो कमाल के आदमी हैं। इतने ट्रेडिशनल परिवेश में पला बढ़ा इंसान इतनी खुली सोच का हो सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन शायद वो जानते थे कि जिस दिन माँ बाप अपने बच्चों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, उस दिन वो उनके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पापा इसीलिए बचपन से मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मतलब ना होते हुए भी यूनिवर्सिटी में अपने प्यार का एप्लीकेशन लिए आगे पीछे घूमने वाले लड़कों के किस्से पापा को मैं हमेशा सुनाया करती थी। मजे की बात थी कि मैंने अभी तक उनको शिव के बारे में नहीं बताया था। ऐसा नहीं था कि मैं उनसे छुपाना चाह रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उनको बताऊं तो कैसे बताऊं और क्या बताऊं। कि कोई मिला, उसने प्रपोज किया, मैंने रिजेक्ट किया, फाइल क्लोज। लेकिन ये फाइल क्लोज नहीं हो पा रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसके कवर पर लिखा क्या जाए। एक दिन पापा 2 कप चाय लेकर आए, एक मुझे दी। मैंने कहा थैंक यू पापा। फिर शरारती अंदाज में बोले
दोस्तों से राज छुपाया नहीं करते। ये शिव भाई साहब वाला क्या मामला है? मेरी चुगलखोर बहन बहुत पिटेगी मुझसे। मैंने पापा को पूरी कहानी सुनाई, लेकिन मैं पापा को बता ही नहीं पाई कि मन में कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि जब उसने कहा था कि मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं, तो दोस्ती तो वो चाहता था। मुझे तो उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। लेकिन हमारे बीच उम्र का फासला भी था, और क्यों लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट करनी, इसलिए इन दो बार अच्छा मालिक ऐसे खतरनाक पौधे को जड़ से ही काट देता है, और मुझको काटने का बहुत शौक है। मैंने हंस के पापा को डाल दिया, बोले चलो अच्छा ही हुआ कि दोस्ती का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। आज मकान मालिक आए थे, बोल रहे थे उनकी बेटी अमेरिका से पढ़ के वापस आ गई है, तो उनको बड़ा घर चाहिए, तो हमें ये मकान खाली करना होगा, कहीं और जाना होगा। कितनी बेवकूफ हूं मैं। हाँ, मैं जाने पहचाने मोहल्ले और एक अनजाने लड़के को छोड़ के जा रही थी, लेकिन क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे बाथरूम में खड़े खड़े उस रात। रिश्ता तो था नहीं, तो टूटने का क्या गम। वो तो दोस्त भी नहीं था, प्यार से बिछड़ जाने की कसम क्यों। प्यार किया तुम तो दोस्ती भी नहीं चाहती थी ना शिवांगी, और वो निकम्मा प्यार नहीं सिर्फ दोस्ती चाहता था यार। तो अचानक डायरी लिखना क्यों शुरू कर दिया? अचानक सैड सॉन्ग्स क्यों सुनने लग गई? जब सबके कहने पर पिंटी की शादी में लेडी संगीत के दिन डांस करने के लिए खड़ी हुई थी, तो सिर्फ उसी का ख्याल क्यों आया था? पापा ने जल्दी ही किराए का घर ढूंढ लिया। बड़ा सा बरामदा था वहां, उसके आगे ठीक ठाक साइज का लॉन। मुझे पहली बार अपना कमरा भी मिलने वाला था। खुली खुली कॉलोनी में था, हर मायने में अपने मोहल्ले से अच्छा। तो मैं खुश क्यों नहीं थी? 2-4 बार मिला एक लड़का अचानक इतना इंपॉर्टेंट हो गया था मेरे लिए। मैं समझदारी का पुलिंदा, ये क्या बेवकूफी कर रही थी? मुझे पीएचडी करना था, नौकरी करनी थी, कहीं लेक्चरर बनना था। ये क्या टीनेज वाले बकवास शौक में उलझती जा रही थी मैं। और वैसे भी क्या गारंटी है कि वो ठीक ठाक लड़का था जिसे छोड़ने का मुझको गम हो रहा था। हम लड़कियां ना। पुराना घर छोड़ते वक्त मैं ऐसे रोई जैसे बहू बनकर अपनी दहलीज छोड़ रही हूं। पापा की भी आंखें नम थी, लेकिन नाक में कंकड़ है ये कहकर छुपा गए। हम दोनों के आंसुओं के कारण थोड़े अलग थे। उनके लिए ये घर उनके परिवार का हिस्सा था। 25 साल पहले उन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी में एक बड़ा सा सपना देखा था, और ये बड़ा सा घर ले लिया था। वो घर जहां हम सबका जन्म हुआ था। पापा ने उन दिनों अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा पांव फैलाकर ये घर लिया था। चाहते थे कि मेरी मां को तकलीफ ना हो। नए घर में बरामदा हो, सुबह की धूप में कम से कम बरामदे में एक कप चाय तो साथ साथ पी सकें। जब घर का काम करते थक जाए तो माँ कम से कम अपनी फटी हुई एड़ियों को धूप में मालिश तो कर सके। पापा चाहते थे कि माँ यहाँ पर अपनी सहेलियों से प्यार करें, दिन भर इसी बरामदे में हमारे लिए स्वेटर बुने। यही छोटी छोटी बातें तो प्यार होती है ना। लड़कियां अक्सर जिसे सबसे ज्यादा पसंद करती हैं, उसमें अपने पिता की छवि देखती हैं। शायद सड़क पर जिस लड़के ने मुझे रोककर मुझसे बात की थी, वो यही लड़का था। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैं दूर जा रही थी और वो कहीं गुम हो गया था।
लेकिन वो दिखा नहीं। हमने वो कॉलोनी छोड़ दी, लेकिन कभी जब उधर जाना होता तो आंखें मुझसे ढूंढा करती थी। मैं खुद को याद दिलाती कि उसका नाम शिव, मेरा नाम शिवांगी। ये महज एक इत्तेफाक था, एक फिल्मी इत्तेफाक। लेकिन जिंदगी कोई फिल्म थोड़े है। नया घर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। अपना कमरा मैंने बड़े करीने से सजाया था। घर के अंदर एक और घर था मेरा, इसमें मेरी पहचान थी। माँ और मैं छुट्टी के दिन यहाँ घंटों बिताते थे। कभी पापा दफ्तर से लौटते वक्त मूंगफली ले आते और बस सब मेरे कमरे में बैठकर गप्पे मारते और चाय पीते। यूनिवर्सिटी में भी मुझे प्रेम पत्र मिलने का सिलसिला चालू था। मेरी प्यारी बहन को भी अब मोहब्बत के प्रपोजल आने लगे थे। खानदान वाले तो बरसों से कह रहे थे कि लड़की अब बड़ी हो गई है, कब तक घर में बिठाए रखोगे। लेकिन और पापाओं की तरह कभी मेरे पापा ने मुझे शादी के लिए, लड़के देखने के लिए जिद नहीं की। चाहते थे कि मैं अपने सपनों को जी लूं, जब मन करे तब शादी करूं। लेकिन वो भी असली दुनिया में ही रहते थे। तो एक दिन जब हम सब रजाई में बैठे थे, लूडो खेल रहे थे, तो पापा मम्मी ने एक दूसरे को देखा। शायद रिहर्सल करके आए थे। पापा ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। मम्मी ने गला साफ किया। कुछ कहती नहीं इससे पहले मैंने कहा, पापा मम्मी मुझसे जबरदस्ती मत करना। मुझे पता है करोगे भी नहीं। जिस लड़के की बात तुम करने वाले हो मैं उससे मिल लूंगी। और मुझे शादी के सुपरमार्केट में मत खड़ा कर देना। पापा मम्मी बड़े खुश, मान गई मान गई। पापा ने बड़े प्यार से मेरा माथा चूम लिया। 2 सेकंड बाद बत्ती चली गई। दरवाजे पे कोई खटखटाया। मैं आलस में झुंझलाते हुए गर्म रजाई से उठी, बालकनी पर गई और नीचे देखा। अपनी साइकिल खड़ी करके दरवाजे की ओर उम्मीद से देखता हुआ